आज का मुद्दा में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश सोनी। वित्त मंत्री अरुण जेटली के एक बयान ने फिर से जेएनयू और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विवाद को हवा दे दी है। वित्त मंत्री ने इन दोनों ही विवादों में अतिवादी वामपंथियों यानी अल्ट्रा लेफ्ट और जिहादियों के छोटे गुट के शामिल होने का गंभीर आरोप लगाया है। इस आरोप के बाद विपक्ष ने जेटली पर जमकर निशाना साधा है। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन पहले देखिए अभी तक हुआ क्या है इस रिपोर्ट में। क्या जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी से जिहादियों का कोई लेना देना है? क्या हैदराबाद में दलित छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी के बाद पैदा हुए हालात से जिहादियों का कोई कनेक्शन है? क्या इन दोनों विवाद में जिहादियों का कोई हाथ है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं केंद्रीय वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली के बयान के बाद। जेटली ने इन मुद्दों से जिहादियों का नाम कैसे जोड़ा, ये आपको बताते हैं। जेटली के मुताबिक जेएनयू मामले में मुख्य रूप से अति वामपंथी शामिल थे, जिसमें जिहादियों का एक छोटा वर्ग भी जुड़ा था, जो 9 फरवरी को परिसर में प्रदर्शन के दौरान अपने चेहरे ढके हुए थे। उस प्रदर्शन के दौरान राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए थे। जेएनयू के मुद्दे को जिहादियों से जोड़े जाने के लिए कांग्रेस ने अरुण जेटली पर सवाल उठाए हैं। वित्त मंत्री कह रहे हैं तो उनके पास सबूत होना चाहिए ना। जिहादी शब्द तो कोई किसी के खिलाफ भी इस्तेमाल करते हो, जिहादी का क्या मतलब है यही नहीं पता है। नौजवानों में एक विद्रोह की भावना पैदा हुई है इस सरकार की गलत नीतियों के कारण। मैं समझता हूं सरकार को अपने गरेबान में झांकना चाहिए, न कि दूसरों पर दोष देना चाहिए। कांग्रेस ने अरुण जेटली से अपनी बात साबित करने के लिए सबूत मांगे हैं। गौरतलब है कि जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी के आरोपी छात्र उमर खालिद के नक्सलियों से कनेक्शन के आरोप लगे थे। एक ऐसा वीडियो सामने आया था जिसमें नागपुर जेल से रिहा हुए नक्सलियों के कुरियर हेम मिश्रा को लेने के लिए उमर खालिद नागपुर जेल पहुंचा था। हेम मिश्रा के नक्सली समर्थक प्रोफेसर जीएन साई बाबा से रिश्ते का आरोप है। उधर हैदराबाद यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर सवाल पूछे जाने पर जेटली ने कहा, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के मामले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम का गलत ढंग से इस्तेमाल किया गया, जहां एक शोध छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी के बाद प्रदर्शन शुरू हो गए। जेटली ने यह भी कहा कि उदार वामपंथी और कांग्रेस अतिवादी वामपंथियों के आंदोलन में फंस गए। जाहिर तौर पर जेएनयू और हैदराबाद यूनिवर्सिटी विवाद में बयान देने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली पर विपक्ष का हमला होना ही था। दोनों विवाद के बाद जिस तरह से देशभक्त बनाम देशद्रोही की लड़ाई शुरू हुई, उसने राजनीति में एक नया उबाल ला दिया। अब जेटली के बयान के बाद एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। जेटली, जेएनयू और जिहादी, इस चर्चा में हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता सुदेश वर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता नासिर हुसैन, आरएसएस विचारक अवनिजेश अवस्थी और सीपीआई के नेता अमीक जामई। आप सभी का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अवनिजेश जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। जब अरुण जेटली, देश के वित्त मंत्री, ये कहते हैं कि जिहादी हैदराबाद तक पहुंच गए हैं, जिहादी देश की राजधानी तक पहुंच गए हैं, तो जिहादी शब्द किस तरह इस्तेमाल किया गया है, क्या समझे हम? क्योंकि जो उन्होंने कहा है इशारों इशारों में कहा है, साफ साफ नहीं बोल रहे हैं। आकाश जी, मुझे एक बात बता दीजिए कि जो वहां पर प्रोफेसर निवेदिता मेनन का और कन्हैया कुमार का जिस तरीके से भारतीय सेना पर आरोप लगाए गए, उनकी भाषा में और जिहादियों की भाषा में क्या अंतर था, ये आप मुझे एक बार समझा दीजिए तो शायद मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं। क्या उनकी भाषा में, उनके शब्दों में, उनके मंतव्य में, उनके आरोपों में कोई किसी तरीके का अंतर नजर आता है आपको? और आपने कहा, या विपक्ष जिस तरीके से कह रहा है कि अभी किसी का मैं बयान सुन रहा था कि 2 साल से या इस सरकार के आने के बाद युवकों में विद्रोह है। कश्मीर समस्या कब से है? ये कश्मीर में अचानक कश्मीर में लेंगे, आजादी, कश्मीर मांगे आजादी, या भारतीय सेना बलात्कार करती, इस तरीके के आरोप क्या पिछले 2 साल के हैं ये? अवनिजेश जी, आपकी बात में समझा, जो मैं चाहता था वो आपने बताया। इसका जवाब मैं क्या दूं? अमीक जामई, आप इसका जवाब दीजिए कि जो भाषा जेएनयू के अंदर इस्तेमाल की जा रही है, प्रोफेसर इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ छात्र इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये सीनियर छात्र हैं, ये रिसर्च के छात्र हैं इनमें से कई, उनकी भाषा में और जिहादियों की भाषा में अंतर नहीं है। यानी कि जो जिहादियों की सोच है, विचारधारा है, वो उसकी जड़ें अंदर तक जम गई हैं। ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं अवनिजेश अवस्थी। आकाश जी, सबसे पहले मैं अफजल गुरु जो पीडीपी जिसको शहीद मानती है, उस पीडीपी के साथ तथाकथित राष्ट्रवादी जो बीजेपी है, उसकी सरकार बनने पर अमित शाह जी के मखसूस अंदाज में माशाअल्लाह माशाअल्लाह मुबारकबाद देता हूं आप दोनों लोगों को। आज देश देख रहा है। दूसरी बात, अब आ जाइए श्री अरुण जेटली जी के जो ये जो स्टेटमेंट आए हैं,
ये जो इनका स्टेटमेंट आया है, आपको अमित जी प्रोवोक कर रहे हैं, पर मैं अभी थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं अरुण क्योंकि उन्होंने अपना जेटली जी जवाब का अभी देना शुरू नहीं किया है, शराब अरुण शुरू कर रहे जेटली हैं। जी का जो बयान आया है आज, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपका शागिर्द दिल्ली बीजेपी के एमएलए ओपी शर्मा पटियाला में जिन्होंने मुझ पे हमला किया, आज भी मेरी जान को पूरा खतरा है दिल्ली के अंदर, वो मुझे कब वो गोली मार दे, हर जगह टेलीविजन पर बोलते चले आ रहे हैं। श्री अरुण जेटली जी ने आज तक अपना स्टैंड कोई क्लियर नहीं किया। वो अरुण जेटली के साथ आए थे पटियाला परिसर के अंदर। और रही बात कश्मीरियों की, वो जो लोग नारे लगा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, जेएनयूएसयू ने कहा, कन्हैया ने कहा, सरकार बननी है कश्मीर में कश्मीरियों के साथ, इसलिए आपने जिन लोगों ने हमारे देश के खिलाफ नारे लगाए, सत्ता की लालच में आपने उनको गिरफ्तार नहीं किया। ये दिल्ली पुलिस, ये गृह मंत्री जी, अरे ये क्या कर रहे हैं? अमित जब आपने गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई आज तक? आपने तीन तरफ से हमला किया, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया। अवनीश जी बोले। अमित, अगर वहां पे पीडीपी के साथ सरकार नहीं बनती तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू होता, तब केंद्र की सरकार का लागू होता, तब आप क्या कहते? लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए 28 विधायकों के साथ मिलकर के सरकार बनती है। देश की, कश्मीर की जनता को अपने चुने हुए सरकार हमने भी बनाई थी। आपकी लोकतंत्र में आस्था नहीं है। में सरकार हमने भी बनाई थी, आस्था नहीं है। और हमने यूपी में कांग्रेस को कह दिया था कश्मीर की आजादी नहीं होगा लगाने वाले कश्मीर का इलेक्शन नहीं लड़ते। कश्मीर की आजादी का नारा लगाने वाले कश्मीर का एक पंचायत का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और वहां पर 28 विधायक पीडीपी के आते हैं। कश्मीर की जनता ने उन्हें चुन के भेजा है। उनके साथ सरकार बनाना आपको देश विरोधी लगता है? उनके साथ सरकार बनाना आपको देश विरोधी लगता है? महबूबा जी से क्यों नहीं बोला अमित शाह जी ने? अमित जी महबूबा जी से आपकी लोकतंत्र में आस्था नहीं है। मैं ये जानता हूं कि आपकी लोकतंत्र में आस्था नहीं है, लेकिन आप लगातार इस तरीके के अनर्गल आरोप लगा करके, जिसमें आप लोकतंत्र में आपकी आस्था बिल्कुल नजर नहीं आती। आप बताइए ना, ये बात जवाब दीजिए। कश्मीर, अब मैं बता रहा हूं, कश्मीर के लोगों ने 28 विधायकों को चुना कि नहीं चुना? वो शहीद मानती है। कश्मीर के लोगों ने चुने हुए विधायकों के साथ सरकार बनाना क्या अपराध है? कौन सा अपराध है? नहीं तो आप, कश्मीर की जनता ने चुना उनको। कश्मीर की जनता ने चुना उनको। कश्मीर की जनता, अब सारी बात कश्मीर की होने लगी, मैं आपको वापस लाना चाहता हूं। कश्मीर की जनता ने चुना। अमित जमाई, आपकी एक बात मैं समझना चाहता हूं कि जब आप पर हमला हुआ तो आपने त्रिकोणीय हमला तो कर दिया, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया। एक बात साफ साफ बताइए अमित जमाई, मालूम है इस देश के वो ये कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर की नहीं है आपकी नजर में? चुना हमारी नजर में क्या, उनको भारत की नजर में, संविधान की नजर में, कम्युनिस्ट पार्टी की नजर में बिल्कुल हिस्सा है। जो प्रोफेसर आपके मंच में खड़े होके, लेकिन मैं आरएसएस को ये भी बोलना चाहता हूं, अगर ये कहे कि पूरी दुनिया जानती है कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, तो आप उसको गलत ठहराएंगे कि नहीं? मैं पूछ रहा हूं भैया, पीडीपी से आप कहते कि भारत माता की जय बोल के दिखाओ। अवनीश जी थोड़ा पीडीपी से बोलते भारत माता की जय बोल के दिखाओ। अवनीश जी कहां गया आपका ड्रामा? आप दोनों की बात हो चुकी अरे आरएसएस का ढोंग कहां गया? कि जय के नारे के प्रति संवेदनशील कब से हो गए? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, महबूबा जी से आपको चिंता क्यों हो गई? ये चिंता तो हमें होनी चाहिए ना। ये चिंता, अमित जी हमें चिंता है, आपको चिंता क्यों इस बात की? आपको चिंता क्यों इस बात की? आपको चिंता इस बात की है कि देश हमने बनाया है, कश्मीर की जनता ने, देश हमने बनाया है, आप दोनों को रोक रहा हूं, मेरे पास दो मेहमान और बरगलाते हैं। कश्मीर की जनता को लगातार इतने साल से बरगला रहे हैं आप। को भी तो भारत माता की जय बोलना चाहिए ना। इसका फर्जी राष्ट्रवाद पूरे देश में। एक मिनट, अमित जी थोड़ा रोकूंगा आपको। और अवनीश जी, आप भी के पक्ष से अभी सुदेश जी बोल रहे हैं, अवनीश जी सुन लीजिएगा। जी सुदेश जी बोले। जी देखिए, सबको को बोलना चाहिए जो इस देश में भारत माता की जय, भारत माता की जय नहीं बोलना है, जय हिंद बोले। जिस तरह से वो भारत माता की अर्चना करना चाहते हैं वो करें, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो लार्जर इशू छेड़ा है उस पर मैं आना चाहूँगा। अरुण जेटली जी की जो बातें हैं, बहुत बड़ा मुद्दा छेड़ा है आपने। देखिए, अरुण जेटली जी ने एक आइडियोलॉजिकल डिबेट की बात की है, उस आइडियोलॉजिकल डिबेट की बात की है जिसको अल्ट्रा लेफ्ट ने शुरू किया। और ये हकीकत है कि कांग्रेस उसमें जम की, कांग्रेस को लगता होगा कि स्टूडेंट का समर्थन मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ा सरकार के खिलाफ गोल बंद हो जाएंगे स्टूडेंट। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो जो अल्ट्रा लेफ्ट है वही स्टूडेंट्स नहीं है, स्टूडेंट्स एबीवीपी भी है, स्टूडेंट्स और लोग भी हैं। सबको देश में दिखा कि किसने क्या किया। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे ना हो, वो भारत माता के टुकड़े की जब भी बात होगी तो वो अलग खड़ा होगा। इस आइडियोलॉजिकल अभी आपने जो बात कही कि एक आइडियोलॉजिकल डिबेट है, और अरुण जेटली जो बात कह रहे हैं कि अल्ट्रा लेफ्ट ने एजेंडा सेट किया और उसी में लेफ्ट के नेता भी फंस गए, कांग्रेस के नेता भी फंस गए।
कांग्रेस से इस वक्त नासिर हुसैन जी भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी चलूंगा। लेकिन देश के वित्त मंत्री कह रहे हैं कि चाहे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे जेएनयू हो, वहां पर अल्ट्रा लेफ्ट एजेंडा सेट कर रहा है और उसी में लेफ्ट के नेता भी फंस रहे हैं और कांग्रेस के नेता भी। नासिर हुसैन साहब, डीएसयू को आप ही की सरकार ने बैन किया था, उसके बाद से कई लोग जो उसमें थे वो अभी भी काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उन्हीं के मंच पर आपने जाकर गलती की है, जो कि एक इशारा है वित्त मंत्री कर रहे? देखिए, अरुण जेटली जी, ये जो प्रेजेंट मंत्रिमंडल है उसमें एक सीनियर मंत्री हैं और उनको थोड़ा लोग ज्यादा सीरियस लेते हैं। उनकी तरफ से जो बयान आया ये थोड़ा मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा है। इसमें इस बयान में दो चीज है, एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्रंटेशन या आइडियोलॉजिकल बैटल की उन्होंने बात कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा जो ताकतों का कोई योगदान देश के आजादी के आंदोलन में नहीं था, राष्ट्रवाद के एवोल्यूशन में नहीं था, इंडियन नेशनलिज्म को बनाने में कुछ नहीं था। अवनीश जी, नहीं, मेरी बात सुनिए। तो इस स्टेट को बनाने में कोई योगदान नहीं था। आइडिया ऑफ इंडिया में कोई आइडिया कुछ पढ़ना चाहे तो मैं आपको पढ़ा सकता हूं। मुझे आप बोलने दीजिए। आइडिया ऑफ इंडिया के बारे में था, वो लोग जो है नासिर साहब, अभी आपको राष्ट्रीय आंदोलन का सत्य आपको डिबेट क्या करवा रहे हैं? नेहरू खानदान के आगे मालूम नहीं है। डिबेट क्या करवाना चाह रहे हैं? नेहरू खानदान के अलावा आपको कुछ मालूम नहीं है दरअसल कि राष्ट्रीय आंदोलन में किन लोगों की भूमिका थी। नेहरू खानदान से अलावा तो हमको तो मालूम नहीं है। नहीं, बीच में बोलने की बात नहीं, बात आप राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर रहे हैं। आप राष्ट्रीय आंदोलन की बात करिए ना, फिर राष्ट्रीय आंदोलन की बात करिए ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से समूची फाइल आपने छुपा के रखी इतने सालों तक। नहीं, जब आप बोल रहे थे मैं बोला। आप गलत तो मत बोलिए, आप गलत तो मत बोलिए ना। कम से कम आप इस डिबेट में पड़े बिना अपनी बात रखें, वरना बात उलझ जाएगी। नासिर साहब, आप बोले। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत बोलते रहेंगे। मुझे बोलने दीजिए पहले। आप मुझे बोलने दीजिए पहले। आप पहले मुझे बोलने दीजिए। ये ताकतों को आज जो है फर्जी ट्वीट के द्वारा, डॉक्टर्ड वीडियोस के द्वारा और अप्रोप्रिएशन ऑफ नेशनल आइकॉन्स के द्वारा जो है इस देश में एक नेशनल डिबेट छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इनका कोई योगदान नहीं था। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक ये अरुण जेटली जी जो कह रहे थे, इनका जो पॉलिटिकल पोजीशन को एक्सेप्ट कर रही है कांग्रेस और जो मॉडरेट लेफ्ट पार्टी, उसमें मैं बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस ने क्लियर कट स्टैंड ली थी। जो भी एंटी नेशनल नारे लगाया है या देश के खिलाफ जो नारे लगाया है, उसको आप पनिश कीजिए। आप पूरी यूनिवर्सिटी के खिलाफ आंदोलन मत कीजिए, शट जेएनयू कैंपेन मत चलाइए, पूरे यूनिवर्सिटी के छात्रों को एंटी नेशनल करार मत दीजिए। इस पॉलिटिकल पोजीशन के साथ आज पूरा देश खड़ा हुआ है। जो आप गलत बयानी मत करिए नाजिर साहब, आप बिल्कुल गलत बयानी मत करिए। आप नाजिर साहब ये साजिश चलने वाली है नहीं, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि पूरी जेएनयू को बदनाम किया जा रहा है, पूरे यूथ को बदनाम किया जा रहा है या हैदराबाद को बदनाम किया जा रहा है। बहुत ही कम लोग, मुट्ठी भर लोग हैं, सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं, सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं, सिर्फ मुट्ठी। उस जेएनयू से निकले हुए हजारों लोग हैं जो एनडीए में सीमा पर गोली खाते हैं। उसी जेएनयू से निकले हुए हजारों लोग हैं एनडीए में भर्ती होते हैं। एनडीए ये आइडियोलॉजिकल डिबेट यहाँ समाप्त होने वाला बिल्कुल नहीं है। आप सबके अपने पक्ष है और ये और तेजी मुझे लगता है होने वाला आने वाले दिनों में। सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद।